शौक नहीं रहा कि खुद को साबित करूं मैं, अब तो आप जो समझो वही हूं मैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप सभी का और प्रारंभ करते हैं कक्षा 11 की अंतराभाग 1। हमने पुस्तक प्रारंभ कर रखी है, उसका 14वां अध्याय चल रहा है, संध्या के बाद, सुमित्रा नंदन पंत साहब का। और आज उसका है तीसरा और आखिरी पार्ट। इस पार्ट के अंदर इस पार्ट को हम आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल तक हमने बात की थी कि जो माली का जो कच्चा मकान है वहाँ से खाने पीने की सामग्री है जो बन रही है, आकाश में धुआं उठ रहा है लकीर की भांति, और लोगों के मन में बस्ती के अंदर लेन देन के थोते सपने, क्योंकि बस्ती इतनी बड़ी नहीं है और निराशा से छाई हुई है। दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते गिर सुख दुख अपने चारों तरफ सुख दुख उस दीपक के लोग को देखकर सोचता रहता है गांव का आदमी की यार दुख है सुख है यही जीवन है, कुछ विशेष हो नहीं रहा। ये सब कुछ हमने देखा था। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जो भी साथी अभी देख रहे हैं लाइक जरूर करें। लाइक से आपका कुछ नहीं जाता और हमारा यहाँ पर थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ देखने वालों को पसंद आ रहा है हमारा काम, क्योंकि हम निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सराहा करें इसे और शेयर भी किया करें लोगों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, सर्च करते हो हिंदी आपको देवनागरी में लिखना। और साथ ही साथ ये बात ध्यान में रखना, जिस पर 4300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। जिस पर 4300 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं उसी को ज्वाइन करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं कि कंप कंप उठते लोक के संग, कातर उर क्रंदन मूक निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा, लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधी, और भूल गया सब ब्याज मूलधन, सकुची सी परचून किराने की ढेरी। और लग रही ही तुच्छतर इस नीरव प्रदोष में आकुल, उमड़ रहा अंतर जग बाहर, अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न। इतना देखते हैं एक बार और फिर आगे हम देखेंगे। यहां पर हम शब्दार्थ की बात करें, माफ करना साथियों, गला थोड़ा सा पूरी तरीके से भी ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो आया है कंप कंप उठते लोग के संग, ये तो बिल्कुल आसान है। कातर और क्रंदन में यहाँ पर कातर का अर्थ हो जाएगा भाई साहब क्या, दुखी, उदास सा, कातर सा, ठीक है, उदास सा। और अपने उर यानी हृदय, क्रंदन का हो जाएगा रोना, क्रंदन का क्या हो जाएगा रोना या चीख कह सकते हैं। मूक जो है, मूक यानी चुप, बिल्कुल साइलेंट, खामोश, ठीक है। क्षीण यानी कमजोर, ज्योति यानी अपने हो जाएगा प्रकाश की लो एक तरीके से। गोपन जो आया है, गोपन मन यानी छिपा हुआ, बिल्कुल छुपा, रुस्तम वाली बात हो जाएगी, ठीक है। लीन यानी मिल जाना, लीन हो गई, लीन यानी मिल गई किसी में, समाहित तो हो गई, लीन यानी मिल जाना या गायब हो जाना। सुधी, आगे हम बात करें इसमें, मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधी यानी कह सकते हैं याद, स्मृति, ठीक है। तुच्छतर यानी छोटी से छोटी, तुच्छतर यानी छोटी से छोटी हो जाएगा। परचून की दुकान आप समझते ही हो। आकुल का अर्थ हो जाएगा बेचैन। और यह नीरव प्रदोष में, यह जरूर ध्यान में रखना, प्रदोष शब्द को कई बार पूछा गया। प्रदोष यानी होता है संध्या, इस नीरव प्रदोष में आकुल, ठीक है, संध्या। आकुल यानी बेचान, अंतर यानी हृदय, उत्पीड़न यानी दुख। अब देखिए इसका भावार्थ देखते हैं। तो कवि महोदय यहां पर वर्णन करें जो गांव का वातावरण है, संध्या के समय का, संध्या के थोड़ा सा बाद का, तो उसका वर्णन करते हुए कवि साहब क्या कहते हैं, गांव में क्या, आपने पहले पिछले प्रसंगों में देख लिया, गांव में क्या गरीबी का साम्राज्य फैला हुआ है और लोगों के जो हृदय है उनमें क्या एक तरीके से पीड़ा है। तो कंप कंप उठते लोग के संग, कातर उर क्रंदन मूक निराशा,
कंप कंप उड़ते लोग के संग कातर उर क्रंदन मूक निराशा, कि गांव में गरीबी का साम्राज्य है और इसी कारण लोगों का जो हृदय है वो लोगों के हृदय में क्या हो रहा है, क्रंदन हो रहा है, एक तरीके से दुखी हो रहे हैं लोग, क्योंकि गरीबी है और उनमें निराशा की भावना है जो व्याप्त है। मूक निराशा, और निराशा भी कैसी है, बिल्कुल चुप सी, यानी कि लोग इस गरीबी की वजह से वे क्या अपना दुख जो प्रकट भी नहीं कर पाते, चुप ही रहते हैं। कंप कंप उठते लोग के संग, जो धीमी धीमी लो है उसके अंदर वो कांप रहे हैं लोग, गरीबी का साम्राज्य है और कातर दुखी, हृदय उनका दुखी है, हृदय जो रो रहा है, और मूक निराशा, अपने दुख को वो प्रकट भी नहीं करते, जो निराशा है उदासी है वो बिल्कुल खामोश होकर वो सहते रहते हैं, इसे प्रकट न कर चुपी है जो रहते हैं। क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा। क्षीण ज्योति मतलब थोड़ा सा प्रकाश, और इस समय जो उनकी भावना है उसको प्रकट नहीं कर पा रहे, और इस समय जो हल्का सा प्रकाश हो रहा है ना, क्षीण ज्योति ने चुपके जो, क्षीण ज्योति जो हल्का सा प्रकाश हो रहा है, इसने क्या उनके मन में जो समाई हुई गुप्त बातें हैं उनको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह क्या प्रकट कर दिया हो। तो क्षीण ज्योति, जैसे कि पूरा अंधेरा छाया हुआ है और वहां पर आप थोड़ा सा कोई प्रकाश करते हो तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको दिखने लग जाती है ना, उसी प्रकार यहां पर कवि साहब कह रहे हैं कि क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा, कि इस समय जो हल्का प्रकाश हो रहा है ना, वही उनके मन में जो समाई हुई गुप्त बातें उनको प्रकट करता सा हुआ है, जो प्रतीत हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जो मन में गोपनीय बातें थी उनको प्रकट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, यानी जो मन की जो गोपन बातें थी, गुप्त बातें थी, सीक्रेट जो राज थे, उनको जैसे कोई लैंग्वेज दे दी हो, भाषा दे दी हो, या प्रकट हो गए कि यार ऐसा ऐसा चल रहा मामला। तो क्या क्या चीज, क्षीण ज्योति ने। तो ये सवाल बन सकता है कि गोपन मन को किसने जैसे भाषा दे दी हो, तो क्षीण ज्योति ने, हल्के प्रकाश ने। ठीक है, आगे देखिए। लीन हो गई क्षण में बस्ती, लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन, तो थोड़ी देर बाद ही सारा गांव अंधकार में डूब जाता है। तो यहां लीन यानी समाहित हो गई क्षण में, बिल्कुल एक पल में बस्ती, तो थोड़ी देर बाद ही सारा गांव के अंधकार में डूब जाता है। और मिट्टी खपरे के घर आंगन, जो कच्चे घर आंगन थे सब अंधकार में क्या हो जाते हैं, विलीन है जो हो जाते हैं। आसानी से समझिए, उतना कठिन है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, आंखें और आपकी चेतना, मस्तिष्क के जो कान है जो खुले रखने आपको। देखिए कवि आगे क्या कहता है कि भूल गए लाला सुधी अपनी सुधी, भूल गया सब ब्याज मूलधन। तो जो गांव का इस प्रकार निराशा का वातावरण है, इसमें गांव का जो छोटा सा दुकानदार है अपनी सुध तक भूल जाता है। भूल गए लाला अपनी सुधी, इस तरीके का परिवेश हो गया गांव का, निराशा से भरा, उदासी से भरा, दुखों से भरा, जिसके अंदर गांव का जो छोटा व्यापारी है, छोटा सा जो दुकानदार, वो अपनी सुध तक भूल जाता है, अपनी स्मृति भी भूल जाता है, क्या कुछ याद है कि नहीं है। और भूल गया सब ब्याज मूलधन, और वह मूलधन और ब्याज का जो हिसाब लगाना है वो सब कुछ चीजें भूल गया, किसका कितना ब्याज हुआ, किसका कितना मूलधन दिया, वो सब चीजें हैं जो भूल गया। इतनी निराशा की है जो परछाई छाई हुई है। और सकुची सी परचून किराने की ढेरी, और उसकी परचून की दुकान सकुची सी लगती है, सकुची सी यानी बिल्कुल छोटी सी, क्योंकि उसमें क्या सामान है जो बहुत कम है, बिल्कुल छोटी सी लगती है, सकुची सी लगती है उसकी परचून की दुकान, क्योंकि उसमें सामान है जो बहुत कम है। सकुची सी परचून किराने की ढेरी, ठीक है। और वह या ऐसे प्रतीत हो रहा है कि छोटी होती जा रही है, लग रही ही तुच्छतर इस नीरव प्रदोष में आकुल। ऐसा लग रहा है कि वह छोटी से छोटी होती चली जा रही है, तुच्छतर यानी छोटी से छोटी। ऐसा लग रहा है कि उसकी दुकान और सकुचाती हुई छोटी से छोटी होती चली जा रही है, क्योंकि ग्राहक वगैरह कुछ है नहीं, वातावरण निराशा का है, इतना लेन देन होता नहीं। तो ऐसा लग रहा है उसकी जो दुकान है छोटी से छोटी होती चली जा रही है। और संध्या के शांत जो वातावरण, इसमें दुकानदार का हृदय जो बेचैन है, इस नीरव प्रदोष में आकुल, ये जो नीरव बिल्कुल शांति से है, जो संध्या का समय है, इसमें वातावरण जो शांत वातावरण, इसमें दुकानदार का हृदय क्या है, आकुल है, बेचैन है। वह अंदर ही अंदर क्या उसका दुख है जो उमड़ कर है जो बाहर निकल रहा है। उमड़ रहा अंतर जग बाहर, उमड़ रहा अंतर जग बाहर, जो हृदय का अंतर का जो दुख है वो क्या बेचैन होने की वजह से उमड़ रहा है, और जग बाहर, और अंतर हृदय का अंतर का जो दुख है वो बाहर है जो उमड़ रहा, बाहर है जो निकल रहा है। अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन।
तो अन्य सभी लोग भी दुखी और परेशान हैं, और गांव के दुकानदारों के जो दुकान के दुकानदार उनके मन में क्या हीन भावना पैदा हो रही है। अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव। तो यहाँ पर क्या है, लाला ये अनुभव करता है क्या कि सभी लोग दुखी परेशान है, और गांव के दुकानदार दुकान थे उनके मन के अंदर भी हीन भावना पैदा हो रही है, क्योंकि उनमें मनुष्यता की भावना है। क्योंकि उसमें भी क्या मनुष्यता की भावना, पीड़ा किसको होती है, मनुष्य को ही तो होती है। अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव, जाग उठा उसमें मानव। क्योंकि जिसके अंदर भावना होगी, जो एक संवेदनशील होगा, उसी को तो दुख और सुख का है जो आभास होगा। तो गांव के जो लोग हैं, जो दुकानदार है, दुकान के दुकानदार, उनके मन में क्या हीन भावना पैदा हो रही है, निराशा इसको देखकर, वातावरण को देखकर, क्योंकि उनमें भी क्या एक मनुष्यता की भावना है, इसलिए हीन भावना प्रकट होना स्वाभाविक है। और वह उसे अपना जीवन अब उनको अपना जीवन क्या लग रहा है, असफल सा प्रतीत हो रहा है। जाग उठा उसमें, और असफल जीवन का उत्पीड़न, ऐसे लग रहा है कि जीवन है जो असफल हो गया, उसका जीवन जो है क्या दुख की कहानी बनकर रह गया है केवल एक। मतलब चारों तरफ निराशा निराशा है, ब्याज मूलधन सारा कुछ भूल गया, किसका क्या करना है। शाम का जो है शांत वातावरण है, इस तरीके से लग रहा है संध्या का, तो उसकी दुकान छोटी और छोटी सी होती जा रही है, क्योंकि काम धंधा चल नहीं रहा, तो सामान उसमें कम है, तो छोटी छोटी एक तरीके से सिमट सी जाएगी सारी। तो इस दुख से वो ऐसा लग रहा है जीवन में क्या असफल, अपने आप को असफल महसूस हो रहा है, असफल प्रतीत हो रहा है उसे, उसका जीवन ऐसे लग रहा है कि दुख की एक कहानी बन के रह गया, पता नहीं सुख है जो कब आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी चीज़ें। आगे देखिए, आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं और भावार्थ देखते हैं फिर कि दैन्य दुख अपमान ग्लानि, चिर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, और बात बात पर झूठ बोलता, कौड़ी की स्पर्धा में मर फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन। बना पा रहा वह पक्का घर, बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन, और खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। सोच रहा बस्ती का बनिया, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण, घोर व्यवस्था का निज कारण। देखिए शब्दार्थ देखते हैं, और इस प्रसंग से एक सवाल भी पूछा गया है, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले एक सवाल पूछा गया पिछली परीक्षाओं में। देखिए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं, दैन्य दुख अपमान गिलानी जो है, देखिए इसमें दैन्य यानी दीनता का भाव। दैन्य का क्या अर्थ हो जाएगा भाई साहब, दीनता का भाव, ठीक है। और अपमान बेइज्जती, ग्लानि अपने आप पर ही घृणा महसूस, कोई ऐसा काम हो जाना फिर ग्लानि महसूस करना, अपने आप पर घृणा से होना अपने आप। क्लांति, क्लांति का ध्यान में रखना, दुख, क्लांति यानी दुख पीड़ा। जड़, जड़ यानी बेजान, जिसमें जड़ अनाज यानी बेजान। और बात सदृश यानी समान, सदृश यानी समान। कथड़ी जो आया है, देखिए बात बात झूठ बोलता, कौड़ी की स्पर्धा, ये सब आसान है। ये जो कथड़ी शब्द है, ये सवाल है जो पहले पूछा गया है। तो ऐसे डायरेक्ट सवाल देखिए, शब्दार्थ देखिए भी, शब्द देखिए पूछा जा सकता है क्या अर्थ है। कथड़ी यानी होता है गूदड़ी, गूदड़ी जानते हो, गांव वाले सब जानते हैं गूदड़ी, छोटा बिस्तर बोल सकते हैं, जिसमें बच्चों को लिटाते करते हैं, गूदड़ी छोटी सी, ठीक है। जो बड़ा होता है, जो बड़ा बिस्तर होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो कमेंट करके बताना आप। चलो मैं बता देता हूँ, गूदड़ा, छोटी वाली को गूदड़ी, तो कथड़ी यानी गूदड़ी, ठीक है। निज यानी अपना होता ही है। देखिए अब भाई साहब, दैन्य दुख अपमान गिलानी, चिर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। गांव के लोगों में क्या है, घोर दरिद्रता में का भाव आ गया। गांव के लोग घोर दरिद्रता, जो गरीबी, उसमें जीवन बिता रहे हैं, और वे दीनता, दुख, बेइज्जती और घृणा के भावों को झेलते हैं। दैन्य दुख अपमान गिलानी, दीनता के, दुख के, बेइज्जती के, घृणा के भावों को जो क्या है
झेलते हैं साहब वो गांव के लोग। चिर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा, और वे भूखे प्यासे रहते हैं। चिर क्षुधित लंबे समय, पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही। तो वो क्या भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी इच्छाएं मर गई है। उनकी इच्छाएं क्या है? मृत अभिलाषा, उनकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, कामनाएं, वो मृत हो गई, एक तरह से मर गई है बिल्कुल, क्योंकि वे कभी पूरी नहीं हो पाती। और बिना आय की क्लांति बन रही। और उनकी जो अभिलाषा मर क्यों गई है? क्योंकि उनके पास इतने सोर्स नहीं है इनकम के, इतनी उन्नति करने के कोई साधन नहीं है। इस वजह से जो उनकी आकांक्षाएं इच्छा वो मर गई, क्योंकि वो उनको कभी पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आमदनी जो बहुत कम है। बिना आय की क्लांति बन रही। अब आय नहीं है, आमदनी नहीं है, तो वो क्या है? एक तरीके से दुख का कारण बन रही है। उसके जीवन की परिभाषा, बिना आय के कारण जो उनका दुख है और बढ़ रहा है, और ये जीवन की उनकी क्या बनकर रह गई? परिभाषा बनकर है जो रह गई है। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर। और जो गांव का दुकानदार है, निर्जीव अनाज की ढेरी के समान, जैसे कि कोई अनाज की ढेरी पड़ी हुई है, उस निर्जीव अनाज की ढेरी के समान दिन भर दुकान की गद्दी पर जो बैठा रहता है, गद्दी पर बैठा रहता है। तो ये सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर। तो सवाल ये पूछा जा सकता है परीक्षा में क्या कि गांव का जो दुकानदार है वो निर्जीव अनाज की ढेरी के समान दिन भर दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है। ठीक है, तो सवाल ये बन जाएगा कि निर्जीव अनाज की ढेरी के समान दिन भर दुकान पर कौन बैठा रहता है? गांव का दुकानदार। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा सवाल है। निर्जीव बिल्कुल मतलब कोई ग्राहक ही नहीं, तो चुपचाप सुनसान बिल्कुल, जैसे कि अनाज पड़ा रहता है वैसे ढेरी के समान बैठा रहता है। एक तरीके से ढेरी, जैसे ढेरी लगी हुई है कोई, उसमें निर्जीवता आ गई है, क्योंकि ग्राहक है नहीं, काम धंधा चल नहीं रहा, तो उसका भी उतना एक्टिव रहेगा कैसे? ग्राहक रहेंगे तभी तो वो एक्टिव रहेगा कि हाँ साहब ये दो वो दो, तो उसके भी पास आमदनी आएगी दुकानदार की, तो उससे भी प्रसन्नता होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक निर्जीव ढेरी के समान, अनाज की ढेरी के समान बैठा रहता है। बात बात पर झूठ बोलता कोड़ी की स्पर्धा में मरमर। जैसे कि मैंने सारा बता दिया कि बिक्री बहुत कम है, और इसी कारण जब बिक्री बहुत कम होती है तो क्या एक दो ग्राहक आते हैं, उनको भी वो लपेटने की कोशिश करते हैं। तो इस कारण पैसा कमाने की होड़ में क्या बात बात पर झूठ बोलता रहता है। बात बात की हिसाब ये बहुत बढ़िया है, हम तो यहाँ से लाए 5 रुपए की, तो उसको 50 रुपए की बता के बेचता है कि 40 तक और भी कम करो, 40 तक तो बेचे, क्योंकि ग्राहक ही नहीं है। तो बात बात पर क्या झूठ बोलता रहता है। कोड़ी की स्पर्धा में मरमर, मतलब यूँ कहे कि पैसों के लिए, पैसे कमाने की होड़ में, कोड़ी की स्पर्धा में, पैसे कमाने की होड़ में बात बात पर झूठ बोलता रहता है, मरता रहता है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, फिर भी क्या कुटुंब पलता है। तो इन सब से भी क्या, ऐसा इतना सब करने के बाद में भी क्या उसके परिवार का भरण पोषण जो ठीक से हो पाता है? यानी कि इतना सब करने के बाद में भी उसके परिवार का भरण पोषण है जो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि एक दो ग्राहकों से क्या होता है भाई साहब, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर। इतना सब करने के बाद में क्या वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता है? यानी कि नहीं हो पाता। और न ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ ना कि फिर रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, और इतना सब कुछ करने के बाद में उनके पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े भी जो नहीं मिल पाते हैं, और अपने रहने के लिए पक्का घर भी है जो नहीं बना पाता है। इतना कुछ करने के बाद में बना पा रहा वह पक्का घर, प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब वो पक्का घर भी नहीं बना पाता है, साफ सुथरे कपड़े भी नहीं पहन पाता है। इतना सब करने के बाद में परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण भी जो नहीं कर पाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी, एक एक चीज़ स्पष्ट हो रही होगी। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। लाइक तो जरूर करना, आप करते नहीं हो यार, आप लोगों को जोड़ते नहीं हो। आप नहीं चाहते कि ये चैनल अपना जो फ्री में इतने हिंदी के क्षेत्र में क्रांति के रूप में काम हो रहा है, निःशुल्क रूप से इतनी बढ़िया क्लासेस दी जा रही है, तो इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाएं। हम 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचाएँ यार। 46-47 हज़ार हो रखे हैं अभी, बढ़ाओ, थोड़ा सपोर्ट करो आप। देखो आगे देखिए, मन में सुख है जुटता है धन। उसके क्या है? मन में सुख है जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया। सर्दी से तन। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि इतना सब कुछ करते हैं,
पक्का घर नहीं बन रहा, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहन पा रहे, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा, तो उनके मन में न तो कोई सुख है और न ही वह धन कमा पाता है। मन में सुख है, जुटता है धन, कि मन में न तो कोई सुख है और न ही भाई साहब वो कोई धन कमा पाता है। और कंधों पर, अब वह कंधों पर फटे कपड़ों की जो बनी हुई गुदड़ी है वो डाले हुए है। खिसक गई कंधों से कथड़ी, कि कंधों पर जो गुदड़ी से सोल से डाले हुए रहता है वो भी क्या है, एक तरीके से खिसक सी गई है भाई साहब, कुछ नहीं बचा। यानी कि ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, और सर्दी की वजह से वो भी फट गए, सर्दी की वजह से उसका शरीर जो कांप रहा है, कांप रहा है, क्योंकि उसका जीवन हर मोर्चे पर क्या हो रहा है, विफल हो गया एक तरीके से, और कि मेरे तो कहीं किसी क्षेत्र में सफलता नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। और इसी सोच सोच के उसके कंधे पर जो रखी हुई गुदड़ी वो खिसक जाती है। मतलब कि पूरा जीवन क्या है, सोच रहा बस्ती का बढ़िया बस्ती का बढ़िया सोच रहा है कि जीवन है जो सारा का सारा व्यवस्थाओं से ही है, जो पता नहीं क्यों भरा हुआ है। आगे देखिए, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बढ़िया, घोर व्यवस्था का निज कारण, घोर व्यवस्था का निज कारण, कि बस जीवन में व्यवस्थाएं भरी हुई है, सभी वस्तुएं मिल नहीं पाती है, और एक तरीके से अवसाद में घिरा है। और गांव का जो दुकानदार है घोर व्यवस्था के लिए, इन निराशाओं के अंदर जीने के लिए क्या है, मजबूर है भाई साहब, कुछ नहीं कर सकता इन गांव की विशेषताओं को देखते हुए। यहाँ पर जो आया ना, दैन्य, दुख, मरमर, यहाँ पर क्या कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है जो हो जाएगा। और एक तरीके से प्रश्न शैली का प्रयोग किया है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आए ना, जैसे कि यहाँ पर मन में सुख है, जुटता है धन, फिर भी क्या कुटुंब पलता है, तो प्रश्नवाचक शैली में प्रयोग किया गया है एक तरीके से, ठीक है। और गांव की जो व्याप्त गरीबी है, दरिद्रता है, उसका वर्णन किया गया है। आगे की पंक्तियां देखिए, कि शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी, जीवन उन्नति के सब साधन, ये क्या संभव नहीं, व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही, सकल आय वे का हो वितरण, घुसे घरंदों में मिट्टी की अपनी अपनी सोच रहे जन, और क्या ऐसा कुछ नहीं, फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन, मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का, और जन विमुक्त हो जन शोषण से हो समाज अधिकारी धन का। देखिए इन पंक्तियों को हम देखते हैं। शहरी बनियों सा वह भी उठ, शब्दार्थ में देख ली, साधन यानी उपाय, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। विमुक्त जो आया है एक जगह, उसका विशेष तौर से ये जहाँ पर आया ना विमुक्त का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर भाई साहब अपने क्या, स्वतंत्र। विमुक्त क्या, स्वतंत्र। बाकी साधारण शब्द हैं जो हम भावार्थ देखते हुए आपको मैं बताता चलता हूँ। आपके भी अब इतना पढ़ लेने के बाद में आपकी भी गति धारा प्रवाह होने लगी होगी कि आसानी से इस कहानी को संध्या के बाद के समय को गांव का जो ग्रामीण परिवेश है, उसके गांव के जो लोगों हैं उनकी दरिद्रता उससे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। बिल्कुल आसान है कि अब यहाँ पर गांव का जो छोटा सा दुकानदार है वो क्या सोचता है कि शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन। गांव का जो छोटा सा दुकानदार वह सोचता है कि वह भी शहर के जो लोग बढ़िया लोग हैं, अर्थात जो व्यापारी लोग हैं, उनके समान बड़ा क्यों नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर यह सवाल सीधा सीधा बन सकता है, शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन। तो यहाँ पर वह कौन है, शहरी बनियों सा वह यानी गांव का व्यापारी, गांव का छोटा दुकानदार। गांव का छोटा दुकानदार सोचता है कि मैं भी जो शहर के बढ़िया लोग हैं, शहर के जो व्यापारी, उनकी तरह बड़ा क्यों नहीं बन पाता। महाजन कि उनकी तरह बिल्कुल महाजन सेठ बनने का अधिकार है मेरा भी, पर वह बड़ा है जो नहीं बन पा रहा है, ऐसा क्यों है। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, कि यार बड़ा बनने का अधिकार तो मेरा भी है, लेकिन मैं बड़ा बन क्यों नहीं पा रहा हूं, ऐसा क्यों है। ये मेरी बात है जो समझ आती नहीं है, उसे ये बात है जो समझ नहीं आती। उसकी जो तरक्की का जो काम है, तरक्की का जो रास्ता, किसने रोक दिया है किसने उसकी जीवन उन्नति के सब, कि यार मैं भी उस शहर के व्यापारी तो बड़ा नहीं पड़ पा, तो मेरी उन्नति के जो मार्ग है वो रोक किसने दिया है यार, मेरे जीवन उन्नति का साधन है जो सब किसने रोक दिए हैं।
मेरे जीवन में उन्नति है जो क्यों नहीं हो पाती है। ठीक है, ये क्या संभव नहीं, आगे वो सोचता है कि ये क्या संभव नहीं, व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। क्या ये भाई साहब जो आज का जो संसार है, जो संसार की जो व्यवस्था चल रही है, उसमें क्या परिवर्तन नहीं हो सकता? अर्थात इस व्यवस्था में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना ही चाहिए, ताकि गांव के व्यापारी भी आगे बढ़ सकें। वो ऐसा सोचे कि इसमें परिवर्तन होना ही चाहिए, कुछ हो परिवर्तन। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण, कि आदमी का जिस प्रकार की जो कर्म है उसके मतलब परिवर्तन से ही हमारे जीवन में क्या सुधार आ सकता है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम कि परिवर्तन से जीवन में सुधार आएगा। अब तक सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, हम थोड़ा और प्रयास करेंगे, कुछ कमियां रही, कुछ गलतियां रही, हमने जो चीज़ नहीं पढ़ी उसको पढ़ेंगे और परिवर्तन करेंगे, तभी तो सफलता मिलेगी। कि इस व्यवस्था में परिवर्तन होना ही चाहिए और हमारे जीवन को क्या हमें सुधारना ही चाहिए। तो ये कवि यहाँ पर कह रहा है कि कर्म और गुण के समान ही, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण, कि कर्म और गुण के आधार पर सभी आमदनी और खर्चे का क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। भाई साहब ये दो ही चीज़ तो चलनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है जो क्या हो नहीं रहा है। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच के रहे जन, आगे गांव के जो लोग हैं अपने अपने कच्चों घरों में घुसकर सभी अपने अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसा घुसे घरौंदों में मिट्टी के घरों में घुसकर अपनी अपनी सोच रहे जन, जो गांव के लोग वो सारे के सारे घरों में घुसे हुए हैं और सभी अपने बारे में सोचने की यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे मतलब कि किस प्रकार से लोगों में एक तरीके सामूहिक जीवन है जो आए, फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन मिलकर जन निर्माण करे दे। ये सारी की सारी बातें सोचने की क्या करें, ऐसा क्या किया जाए ऐसा कि लोगों में एक तरीके सामूहिक जीवन आए, यानी कि सभी लोग एक समान सभी सुविधाओं का क्या सुख सुविधाएं उनका भोग करे। क्या किया जाए ऐसा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मिलकर भोग करे जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, कि सारे लोग सभी सुख सुविधाओं का भोग करें। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग एक नए संसार का निर्माण करें, सब सुख सुविधाओं के लिए क्या जन विमुक्त हो जन शोषण से, जो लोग हैं जो लोगों का जो शोषण है उससे विमुक्ति मिले, उनको उससे स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले। तो लोगों को क्या शोषण से मुक्ति दिलाना बहुत आवश्यक है, तो इसलिए हमें परिवर्तन है जो लाना पड़ेगा। हो समाज अधिकारी धन का, हो समाज अपने अधिकारी धन का। तो यहाँ पर देखिए आगे कवि ये कहना चाह रहा है कि हो समाज अधिकारी धन का, कि समाज के जो सब लोग हैं उस धन के ऊपर, समाज को धन, उस धन पर भी सारे समाज का क्या समान अधिकार है। भाई साहब यहाँ का पैसा है तो सब पर सबका अधिकार होना चाहिए। यदि संसार की इस व्यवस्था में परिवर्तन होता है ना, तो ही सभी लोग है जो जीवन में क्या सुख समृद्धि है जो पा सकते हैं, अन्यथा तो नहीं। तो परिवर्तन है जो होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने क्या जो गांव का आमजन व्यक्ति है उसकी जो मन की आकांक्षाएं, जो छिपी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो स्वप्न है उनके, उनको प्रकट किया इस प्रसंग में। और घुसे घरौंदों में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, घुसे घरौंदों घे गए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और शहरी बनियों सा में उपमा अलंकार है, ध्यान में रखना भाई साहब जो आया है यहाँ पर, शहरी बनियों सा क्या अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। और यहाँ से एक सीधा सीधा सवाल जो बन सकता है मैंने प्रारंभ में आपको बता ही दिया। आ गई बात समझ में? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रसंग यूं है कि दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसन तन, पशु पर फिर मानव की हो जाए, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की, जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की, टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी आध पाव आटा लेने, लो लाला ने फिर डंडी मारी, चीख उठा गुग्गू डालों में लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। बहुत पीड़ादायक पंक्तियां हैं, बहुत गहरी पंक्तियां हैं। दरिद्रता क्या हो जाएगा भाई साहब, गरीबी, ठीक है। जननी माँ, अधिवास इसका जरूर ध्यान में रखना, अधिवास यानी होता है भाई साहब मकान, अधिवास यानी क्या होता है मकान। वसन हो जाएगा साहब क्या वस्त्र, ठीक है। परिपाटी यानी परंपरा, परिपाटी का क्या अर्थ हो जाएगा परंपरा। तो चलिए यार पुरातन समय वणिक समझते हो, वणिक क्या होता है भाई साहब, वणिक होता है साहब बनिया,
व्यापारी भी कह सकते हैं। बनिया पर वणिक स्पेशली बनिया के लिए आया है। ठीक है। पट, पट का पता ही है आपको क्या, पट का हो जाएगा किवाड़। पट क्या होते हैं कि पट बंद कर दो साहब, यानी किवाड़ बंद कर दो। अजगर, सांप, अलस यानी आलस्य। देखिए अब इतना आप में फ्लो आ गया समझने का, आसानी से समझ कि दरिद्रता पापों के जननी, मिटे जनों के पाप ताप बहे। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि गरीबी ही सब पापों की जड़ है। तो ये ध्यान में रखना, पापों की जननी, संध्या के बाद कविता के अनुसार पापों की जननी है। ये सवाल पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है और बिल्कुल आसान। क्या है? दरिद्रता। कवि के अनुसार क्या है? गरीबी ही सब पापों की क्या है? जड़ है, जननी है। अर्थात गरीबी ही क्या सभी प्रकार के पाप कराती है भाई साहब। आदमी के पास अभाव होता है ना, तो फिर कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है साहब। तो गरीबी है जो सभी प्रकार के पाप कराती है, चोरी चकारी, डाकू डकैती वगैरह, मर्डर वगैरह, कुछ भी हो चाहे। तो यहाँ पर कवि कह रहा है यहाँ पर ये बात है, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो कवि क्या चाहता है कि मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसन तन। कवि यहाँ पर कि गरीबी जो सब पाप करवाते हैं, तो कवि यहाँ पर चाहता है कि लोगों के जीवन से पाप, दुख और भय ये सब आदि मिटने चाहिए। मिटे जनों के, मिटे लोगों के पाप ताप और भय सब मिटने चाहिए, और उनको भी सुंदर हो अधिवास, उनका भी एक सुंदर मकान होना चाहिए, कपड़े मिलने चाहिए, और स्वस्थ शरीर है जो उनको मिलना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए उनका। ठीक है, वस्त्र वगैरह सब कुछ मिलना चाहिए। पशु पर फिर मानव की हो जाए, कि सब कुछ मिलना चाहिए, तभी मानवता की क्या होगी। जो ये पशुता की भावना है जो चारों तरफ फैली हुई है, इससे इस पशुता की भावना पर क्या, मानवता की भावना की क्या विजय हो सकेगी। ये सब कुछ होगा तो पशु पर फिर मानव की होगी जय, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी। कि इस स्थिति के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी की जो ये परंपरा चली आ रही ना संसार की, ये शोषण वाली सारी कुछ चीजें, ये व्यक्ति नहीं, केवल इसका एक व्यक्ति दोषी नहीं इसका, इस परिपाटी का, वरना संसार की पूरी परिपाटी जो परंपरा है ना, वो इसकी सारी जिम्मेदारी है। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी। एक व्यक्ति दोषी नहीं, जो परिपाटी परंपरा चली आ रही है कि लूटो लूटो लूटो, वो लूट रहा है तो हम भी लूटेंगे, तो उन्हीं से चीजें सीख सीख के आगे ये चल रहा है। तो इस अर्थात ये परंपरा ही इसके लिए क्या पूरी जिम्मेदार है। दोषी जन के दुख क्लेश की, ये जो दोषी लोग हैं, लोगों के अंदर जो क्लेश है, मन में पीड़ा है, इसकी ये वो जिम्मेदार है। जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की, टूट गया वह स्वप्न वणिक का। तो यहाँ पर कि यदि लोगों में उनकी मेहनत का फल आपस में बट जाए ना, तो सारे देश की जनता सुखी हो जाए। जन का श्रम जन में बट जाए, अगर प्रजा सुखी हो देश देश की, अगर लोगों का जितनी मेहनत करते हैं वो, उनका मेहनताना लोगों के अंदर बराबर आपस में सही से बट जाए ना, उनकी मेहनत का फल, उनको मेहनत का जो श्रम का जो मेहनताना है मेहनत का, वो अगर सही से मिलने लग जाए, तो देश की सारे देश की जनता क्या हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई साहब। और टूट गया वह स्वप्न वणिक का। तो गांव का एक छोटा दुकानदार है तो यही सपना देखता रहता है, परंतु वो है जो प्रैक्टिकल रूप में होता नहीं है भाई साहब, उतार नहीं पाता है। ठीक है, आगे देखिए। आई जब बुढ़िया बेचारी, आध पाव आटा लेने। उस गांव के दुकानदार के पास, वणिक के पास में गांव की एक बूढ़ी स्त्री, उससे आध पाव आटा अर्थात थोड़ा सा आटा खरीदने आती है, तो वही दुकानदार कम तोल कर आटा देता है। आई जब बुढ़िया बेचारी आध पाव आटा लेने, तो पूछा जा सकता है आध पाव आटा लेने कौन आई थी, बुढ़िया, नवयुवती, ऐसे करके एक दो ऑप्शन और देती तो वहां पर बुढ़िया आती है। ठीक है, लेने तो लाला ने फिर डंडी मारी, चीख उठा गुग्गू डालों पर। तो अब देखिए, ग्राहक कम आते हैं, तो पहले प्रसंग में हमने पढ़ा था कि वो लूट खसोट करते, झूठ मूठ बोलते हैं। तो जब गांव की बुढ़िया एक आध पाव आटा लेना, मतलब थोड़ा सा आटा लेने आई है, खरीदने आई है, फिर भी तो वो दुकानदार कम आटा तोलकर आटा देता है। अर्थात इस असमान जो अर्थव्यवस्था के लिए वह स्वयं भी दोषी है। इस जो ये प्रतीक जो स्थिति देखता है, तो प्रतीक गुग्गू जब चीखता है, इस स्थिति का जो प्रतीक है गुग्गू जब चीखता है, तो लोग अपने घर के दरवाजे जो बंद कर लेते हैं। चीख उठा गुग्गू डालों पे, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। तो लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। अर्थात यहाँ लोगों के दरवाजे बंद करने और जो परिस्थिति लूट खसोट वाली, इसका जो प्रतीक गुग्गू जब चीखता है डालों से, अर्थात इसका मतलब ये कि जो शोषक वर्ग है,
शोषक वर्ग की एक घुड़की उन्हें चुप करा देती है। जो ये बुढ़िया लेने आई है, जो शोषण करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा कुछ ऐसा करते हैं तो उन्हें चुप करा देती है क्योंकि उनको ज़रूरत है। धीरे धीरे सारा गांव है जो नींद में डूब जाता है। निकल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। और सारा गांव अब आखिरी पैर की घटनाएं चल रही हूँ, समझ लीजिए आखिरी पंक्तियों में। धीरे धीरे सारा गांव नींद में डूब जाता है। ऐसा लगता है कि नींद का अजगर उन्हें निकल रहा है। गाढ़ अलस निद्रा का अजगर, कि बस्ती को जो नींद का अजगर है वह जो निकल रहा है। तो गांव में क्या कुछ चलता है वो सारा का सारा वर्णन है जो हमने इस संध्या के बाद रचना के अंदर देखा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये सवाल ज़रूर कीजिएगा, पूरी पंक्ति में आया था, कविता में निम्नलिखित उपमान किसके लिए आए हैं। यहाँ से सवाल बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं परीक्षा में। ज्योति सा, स्तंभ केंचुल सा, दीप शिखा सा, बगुलों से स्वर्ण चूर्ण सी, सनन तीर सा, ये यहाँ पर पाठ में आए थे, मैंने सारे बताए थे। ये आप ज़रूर करना, स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका, और पाठ को वापस जब भी पढ़ो आप तो इनको करना आप। यहाँ से सवाल बन सकता है परीक्षा में। शब्दार्थ वैसे मैंने सारे बता दिए, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। तरु शिखर वृक्ष का ऊपरी हिस्सा, ताम्रपर्ण तांबे की तरह लाल रंग के पत्ते, विश्लत थका हुआ सा, झीण यानी मंद, उर्मी यानी लहरों, लोड़ित मथित मथावा सिकता रेत बालू, आर्द्र नम, गोरज यानी गोदुली, मड़ई यानी झोंपड़ी कुटिया, डिबरी यानी मिट्टी की तेल से जलने वाला छोटा सा दीपक, खपरा छत बनाने के लिए पकाई हुई मिट्टी की आकृति, कथड़ी पुराने कपड़ों से बनाए गए गोल लेवा, गुदड़ी अधिवास या निवास स्थान या घर। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इससे पहले कि 2 पार्ट नहीं देखे तो आप पार्ट देख लीजिएगा वो भी। मेरे प्यारे साथियों, लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दो यार। सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, तभी लोगों को पता चलेगा। इस चैनल पर निःशुल्क रूप से ग्रेड 1 2 की तैयारी करवा जा रही सारे टॉपिक। और पहली बार अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, और घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, कल भी मैंने उस पर एक बहुत शानदार वीडियो डाला था कि सिस्टम पढ़ाई से करो तभी नौकरी लगेगी, सिस्टम से पढ़ाई करने से रिजल्ट आएगा। तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, कौन सा, आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल, उस पर वो जाकर वीडियो देखिए। इस पर मैं पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई के रिगार्डिंग मोटिवेशनल वीडियो है जो डालता रहता हूँ। आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए और पढ़ाई के अंदर लगिए साहब। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 4300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन है जो कर लीजिएगा। जय हिंद। फिर मिलता हूँ शाम को 8 बजे, काव्य दोष की क्लास होगी आज, ठीक है।